3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से रुकन पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा, यानी कि हाल ही में ज़िमनी इंतखाब में जिन्होंने मुखालिफ को बड़ी बारीकी से शिकस्त दी है, आज़ाद अली तबस्सुम साहब। उनसे पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून के दूसरी दफ़ा MPA मुंतखब हुए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, कल जो कुछ हुआ उस पर उनका नुक्ता नज़र लेंगे कि कुत्ता भी हमने एक शख्स को या उसकी जमात को कह दिया और फिर ज़हनी मरीज़ भी कह दिया, और क्या वाकई वो ज़हनी मरीज़ हैं? तबस्सुम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, कल जो DGISPR ने, आपके ही हैं DGISPR, हमारे भी हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ है और वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? मैं ये समझता हूँ कि ये अमल का रद्द अमल है। सबसे पहले तो जिस किस्म की ट्वीट उस बंदे ने की है उसे नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे नंबर पे जो ज़हनी मरीज़ की बात की गई है, आप खुद अंदाज़ा करें कि एक बंदा जो सिर्फ अपनी ज़ात की खातिर जिसके नज़दीक ये हो कि अगर वो है तो मुल्क है, अगर वो नहीं है इक़्तिदार में तो फिर मुल्क की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि जो कल हमारे जो है DGISPR मेजर शरीफ साहब, जनरल शरीफ साहब, उन्होंने फिर वो दुरुस्त ही कहा है कि ऐसा बंदा जो नफसियाती तौर पे हालात के मुताबिक अपने आप को ना ढाले, जो मुल्क के जो है मुल्क में सबसे ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझे, और एक तरफ मुल्क हो दूसरी तरफ उसकी अपनी ज़ात हो, तो वो अपनी ज़ात को तरजीह दे, तो मैं समझता हूँ कि जो नुक्ता नज़र मेजर जनरल शरीफ साहब ने कल बयान किया है वो दुरुस्त है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान की सलामती हर मरतबा ख़तरे में क्यों पड़ जाती है? ये भी कल बात हुई, पहले नवाशी की वजह से सलामती ख़तरे में पड़ी, उसके बाद मदूदी साहब से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, और फिर लंबी एक लाइन है। ये नामी मरतबा किसी सियासतदान की वजह से मुल्क की सलामती ख़तरे में है। कैसे देखते हैं? तो वाकई इमरान खान का वजूद मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है? जी, सबसे पहले तो मैं बड़ी मुआज़रत के साथ अपने तमाम जो सहाफ़ी भाई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं, वो तमाम हालात को एक ही नज़र से देखते हैं, हालांकि ये हालात सारे डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पे बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फातिमा जिना या बाकी जिन सियासतदानों के आपने नाम लिए हैं, इन्होंने कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की, इस किस्म की सोच नहीं रखी जो बानी PTI ने रखी। कभी भी मज़कूरा रहनुमाओं ने, जिनका मैंने नाम लिए हैं, उन्होंने कभी भी अपने दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ कभी बयान नहीं दिया, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कभी बयान नहीं दिया, कभी इदारों को जाके हमला नहीं किया, किसी PTV को जाके आग नहीं लगाई, किसी स्टेशन पे हमला नहीं किया, किसी छावनी पे हमला नहीं किया, अपने जंगी जहाज़ों को नहीं जलाया, अपनी यादगार जो है शोहदा की उनको कभी आग नहीं लगाई। तो ये वो वाहिद बंदा है जिसने इस तरह की वो हरकतें की हैं जो इंडिया ने भी नहीं की। ये तो पहली दफ़ा इक़्तिदार उसको मिला। जी, जब उसको इक़्तिदार पहली दफ़ा मिला है तो वो समझता है कि इक़्तिदार और सारे मसाइल आप नून लीग वाले और सब अदारे मिलके उसके खाते में डाल रहे हैं। मेरा उससे कोई तलक नहीं उस बात से। तो उसको तो गरीब को 2.5-3 साल आप लोगों ने दिए हैं, और इन 3 सालों में वो सलामती के लिए खतरा, अदारों के लिए खतरा, मुल्क के लिए खतरा, इंडिया का यार। हालांकि मोदी तो आपको पता बगैर आपकी पार्टी की क़यादत की दावत पर बगैर उसके ही आ गए। तो मुझे ये बताइए कि मोदी की इलेक्शन में कामयाबी के लिए दुआएं कौन मांगता था? कौन कहता था मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? उसकी सलामती के लिए दुआएं तो यही मांगते थे ना जो बानी PTI हैं। तो आप बताएं कि जो सलामती की दुआएं मांगता हो वो यार होता है, या जो बेटी की शादी में या नवासी की शादी में किसी मेहमान को इनवाइट कर ले वो अपना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है? आज ये बताएं कि आपकी हाल ही में आप MPA मुंतखब हुए, दूसरी तरफ चलते हैं बस, कि कैसा रहा इलेक्शन? आप पे तो नहीं इल्ज़ाम लगा 45 और 47? अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की पंजाब में जितने इलेक्शंस हुए हैं वो बिल्कुल सही हालात में हुए हैं। ये हमारे मुखालफिन भी इस बात को मानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 45 पे जीतने वाले हैं। 47 की जो अफवाहें उड़ाई गई साबका इलेक्शन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
الحمدللہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی غلط اس میں استعمال نہیں ہوا مشینری کا۔ راضی تبسم صاحب، ایک اور سوال اس سے جڑا ہوا سوال ہے، اور فائدہ اٹھا رہا ہوں آپ کی لاہور میں موجودگی کا۔ جی تو یہ بتا دیں کہ یہاں پہ تو ایک کلچر ہے پاکستان کا کہ وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ ارب پتی لوگوں کو ٹکٹ ملتے ہیں، اور میرا خیال آپ کے پاس تو ارب اور کروڑ بھی نہیں ہوں گے، آپ ایک کارکن تھے۔ نون لیگ کا قرہ آپ کے نام اکثر بتائیں کیسے نکلا، کیا آپ کے وہ تھا کارکردگی جس کی میں الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ادنا سا ورکر تھا۔ میاں نواز شریف صاحب جلا وطن تھے، تو ان کا ہمارے پاس دبئی میں آنا جانا رہتا تھا، تو ہمیں ان سے ملاقاتوں کا شرف حاصل تھا۔ تو وہاں پہ ہماری پارٹی کے جو گلف کے صدر تھے چودھری نور حسن تنویر صاحب، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اوورسیز پاکستانیوں کو موبلائز کریں، ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ان کے مسائل کے حل کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، نمائندگی دی جائے، جس کے بعد میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کے کارکن کو ٹکٹ مل گیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ باقی بھی کوئی 6-7 ہمارے جو اوورسیز پاکستانی تھے جو ورکر تھے ان کو ٹکٹ دی، اور ساری کامیاب ہوئے۔ کیا مریم نواز کی حکومت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی پرسیپشن ڈیولپ کر پائی ہے؟ جی بالکل، اب تک کہ مریم صاحبہ نے جو سٹیپس لیے ہیں پاکستان میں، مطلب پنجاب کی عوام کے لیے، تو وہ پاکستان بھر میں مقبول ہو رہے ہیں۔ باقی صوبے جو ہے وہاں کی عوام کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح مریم صاحبہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں، اسی طرح سے ان کے وزراء اعلیٰ کو بھی ان کے صوبوں میں اس طرح کے کام کرنے چاہیے، اور پنجاب واحد صوبہ ہے جو ایک مثالی صوبہ بن گیا ہے پاکستان کا۔ بہت شکریہ آپ کا تعظیم۔ یہ تھے آزاد علی تبسم، حال ہی میں دوسری مرتبہ الیکشن انہوں نے ون کیا، اور ایک کارکن کی حیثیت سے انہیں ٹکٹ ملا اور وہ کامیاب ہوئے۔ امید ہے ان سے کہ اب عوام کو رزلٹ بھی دیں گے اپنے حلقے کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔